जनाब लास्ट क्लास में फंक्शंस के अच्छे खासे सवाल हमने कर लिए थे, उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जनाब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो कह रहे हैं ऑल फंक्शंस आर नॉट नेसेसरीली इवन और ऑड। बात सही कह रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फंक्शन इवन हो या ऑड हो। Which statement? अच्छा, every polynomial function is a rational function। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि रैशनल फंक्शन वो होता है जो कि अपॉन की फॉर्म में होता है, और पॉलिनोमियल फंक्शन वो होता है जो कि अपॉन की फॉर्म में नहीं होता है। ये बात बल्कि ठीक कह रहे हैं, क्योंकि रैशनल फंक्शन अगर अपॉन की फॉर्म में है और मैं अगर अपॉन में 1 रख दूं तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर तीसरी बात जो है वो ऐसी है जो कि हमेशा सही नहीं होगी। क्या ये बात समझ आ गई? आगे चलते हैं जनाब। Okay, which of the following option will be the set of all other options? रियल नंबर एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम तर नंबर्स ऑलरेडी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहे हैं ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन पता लगाने के लिए हम x को रिप्लेस करते हैं -x से। तो हम x को रिप्लेस करेंगे -x से, तो जनाब साइन का माइनस बाहर आ जाता है, जबकि कॉस का माइनस खत्म हो जाता है। तो जनाब यहाँ पर f ऑफ -x ना तो बराबर आया f ऑफ x के, ना तो बराबर आया -f ऑफ x के। तो ना ऑड कंडीशन ना तो ऑड फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ना इवन फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो इसका मतलब इसको हम नाइदर ऑड नॉर इवन कहेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि f ऑफ x आपको दिया हुआ है और g ऑफ x आपको दिया हुआ है, और आपसे मांगा गया है f ऑफ g ऑफ x। देखिए f ऑफ g ऑफ x का मतलब है कि हम इसको लिखते हैं f ऑफ cos x, और उसके बाद हम क्या करें, f ऑफ x में जो x का स्क्वायर है f ऑफ x में जो x का स्क्वायर है उसका मतलब है कि जो भी ब्रैकेट की वैल्यू है अब हम उसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका मतलब है कि x जो है वो रिप्लेस हो रहा है cos x। अब मैं इसका अगर होल स्क्वायर खोलूं तो वो बराबर आएगा cos स्क्वायर x के। तो बेटा अगर
अगर ए टू बी एक फंक्शन है तो जिसमें ए जो है वो इनपुट है और बी जो है वो आउटपुट है, तो इसका मतलब है कि अगर पूरी रेंज इस्तेमाल होगी तो उसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। सरजेक्टिव शॉर्ट फॉर्म होती है, सॉरी एक और नाम होता है ऑन टू फंक्शन का। ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें रेंज पूरी इस्तेमाल होती है, और इनटू फंक्शन वो होता है जिसमें पूरी रेंज इस्तेमाल नहीं होती। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रेंज के बराबर है आउटपुट। तो अगर आउटपुट के बराबर है रेंज, तो इसका मतलब है कि उसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो रेंज आएगा। देखो बेटा, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसा फंक्शन जिसमें आउटपुट पूरा का पूरा रेंज के बराबर हो। तो वो यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या चीज है जो बी के बराबर होगी, आउटपुट के बराबर होगी, तो फंक्शन सरजेक्टिव कहलाएगा। ये पूछ रहे हैं वो। क्या ये बात समझ आ गई? देखिए बेटा, मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो ऑन टू फंक्शन होता है, जिसको हम प्यार से सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, उसमें आउटपुट और रेंज की वैल्यू बराबर होती है। तो वो यही पूछ रहा है कि सरजेक्टिव फंक्शन में ऐसी क्या चीज़ है फंक्शन की जो आउटपुट के बराबर होगी, तो रेंज बराबर होगी। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा बेटा, जैनब दोबारा से बता देता हूँ मैं। देखिए बेटा, अगर एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी फंक्शन सरजेक्टिव कब कहलाता है। बेटा, सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं ऐसे फंक्शन को जिसका नाम ऑन टू फंक्शन होता है। ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि फंक्शन की जो रेंज है वो आउटपुट के बराबर होती है। तो यहाँ पर ए इनपुट है, बी आउटपुट है, तो फंक्शन की रेंज आउटपुट के बराबर होगी, मतलब बी के बराबर होगी। क्या ये बात समझ आ गई? आगे चलते हैं जनाब। पीस वाइज फंक्शन, तो ये कह रहे हैं फंक्शन जो है उसका जो आंसर है वो जीरो आता है। वो जीरो कब आता है? तो कह रहे हैं आंसर जीरो आता है अगर एक्स का ताल्लुक रैशनल नंबर से हो,
और इसका आंसर 1 आता है अगर इसका ताल्लुक इर्रेशनल नंबर से ना हो। तो जनाब जो भी आंसर आ रहा है हमारे पास वो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो इसका मतलब वो तो हमसे सिर्फ आउटपुट मांग रहे हैं, रेंज मांग रहे हैं। तो हमारा आंसर 0 से 1, 0 या 1 होगा। लेकिन कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं सेट, राउंड ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? जनाब 0 से 1 इज द आंसर, सॉरी 0 और 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें f ऑफ x दिया गया है और g ऑफ x दिया गया है और हमें फॉग निकालना है। बेटा फॉग का मतलब होता है f ऑफ g ऑफ x, मतलब f ऑफ 2x प्लस 1। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 24 तो बहुत ही आसान था, x को हमें रिप्लेस करना था 1 से। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछ रहे हैं कि ऑड फंक्शन क्या होता है, तो वो हमने बता दिया। 26 में कह रहे हैं कि फॉफ बताओ। फॉफ का मतलब है f ऑफ x। तो पहली बात कि ब्रैकेट में f ऑफ x लिखा है तो f ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 1। जो भी ब्रैकेट की वैल्यू होती है वो x को रिप्लेस कर देती है। तो ब्रैकेट में अगर 2x प्लस 1 है तो मैं x की जगह रिप्लेस कर दूंगा 2x प्लस 1 एंड देन मैं उसको सिंप्लीफाई कर लूंगा। क्या ये बात समझ आ गई हमारे बच्चों को? अगर ये फंक्शन इवन कब कहलाता है? फंक्शन इवन कब कहलाता है? जब f ऑफ माइनस एक्स और f ऑफ x बराबर होते हैं तो इसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सेट बाउंडेड है या लोअर बाउंडेड है या अपर बाउंडेड है या नहीं बाउंडेड है। तो बेटा ये बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब होता है फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जो फाइनाइट हो उसको हम बाउंडेड कहते हैं। ऐसा सेट जो बाउंडेड ना हो, मतलब फाइनाइट ना हो, इनफाइनाइट हो, तो उसको हम अनबाउंडेड कहते हैं। GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जनाब इस डेटा की सबसे छोटी वैल्यू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगी। लोअर बाउंडेड का मतलब है कि जो स्टार्टिंग से फाइनाइट वैल्यू से शुरू हो और एंड ना हो। और राइट बाउंडेड का मतलब या अपर बाउंडेड का मतलब है कि ऐसी वैल्यू जो स्टार्ट तो इनफाइनाइट वैल्यू से हो और एंड जो है वो फाइनाइट हो। जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, ये लोअर बाउंडेड है लेकिन अपर बाउंडेड नहीं है। जैसे कि सो ऑन डॉट 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 -3 -2 -1, तो ये राइट बाउंडेड है, अपर बाउंडेड है लेकिन लोअर बाउंडेड
नहीं है। मतलब स्टार्टिंग वैल्यूज अगर डॉट 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 हो तो ये लोअर बाउंडेड नहीं होगा, एंडिंग वैल्यूज अगर डॉट 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 हो तो तो ये अपर बाउंडेड नहीं होगा। GLB का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब सबसे छोटी वैल्यू। कह रहे हैं जनाब, इफ A इज द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स 1/n+1, n, then LUV is। देखिए अगर मैं यहाँ पर n और n+1 की वैल्यू डालूं तो पहले बनेगा 1 और 1/2, जनाब फिर बनेगा 1/2 और 1/, उल्टा लिख दिया। जनाब पहले बनेगा 1/2 और 1, फिर बनेगा जनाब 1/3 और 1/2, फिर बनेगा जनाब 1/4 1/3 एंड सो ऑन। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो इसमें मांग रहे हैं LUB। LUB होता है बेटा लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है कि सबसे बड़ी वैल्यू। तो इन तमाम तर वैल्यूज में अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू देखूंगा तो बेटा वो 1 के बराबर होगी। तो LUB का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड, मतलब सेट की सबसे बड़ी वैल्यू। तो इन तमाम तर वैल्यूज में अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढूंगा तो वो 1 के बराबर होगी। क्या ये बात समझ आ गई? जनाब यहाँ पर हमें x को रिप्लेस करना है आयोटा से। तो अगर मैं यहाँ पर x को रिप्लेस कर दूं आयोटा से तो बेटा ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर +2 आयोटा +3। तो जनाब चूंकि ये रियल टू रियल है और आयोटा खुद जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है तो हम नहीं पुट कर सकते, तो इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। जनाब अपॉन वाले फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। इवन या ऑड को पता लगाने के लिए हम x को रिप्लेस करते हैं -x से। इवन या ऑड पता करने के लिए हम रिप्लेस करते हैं -x से, तो -x का मॉड तो वही आएगा। तो बेटा ये कंडीशन बन गई माइनस ऑफ द फंक्शन की, तो ये कहलाएगा ऑड फंक्शन। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पूछ रहे हैं कि कौन सा फंक्शन है, तो बेटा हम x को रिप्लेस करेंगे -x। तो ये पहले भी बताया है, दोबारा से बता देते हैं। तो जनाब साइन का जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, जनाब बन जाएगा -sin x और कॉस का माइनस खत्म हो जाएगा
तो बेटा ना तो ये बराबर आएगा एफ ऑफ एक्स के और ना तो ये बराबर आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो ऐसी सूरत में बेटा इसको हम नाइदर ऑड नॉर इवन कहते हैं। बेटा जब भी ऑड या इवन फंक्शन पता लगाना हो तो हम एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से और ये देखते हैं कि अगर वही चीज वापस बन जाए जो सवाल में गिवन है तो उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं, और अगर माइनस ऑफ द फंक्शन बन जाए तो उसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं। जनाब सीरीज डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि अगर सीरीज का सम इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हो तो उसको हम डाइवर्जेंट सीरीज कंसिडर करते हैं। तो अगर आपके सामने जो सीरीज लिखी है क्योंकि डॉट 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 है और ये इनफाइनाइट आंसर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है इस सीरीज को हम डाइवर्जेंट कंसिडर करेंगे। 36 में आपसे ई की वैल्यू मांगी जा रही है तो जनाब वो 2.718 एंड सो ऑन के बराबर होती है। वो कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो बेटा n की जगह हम रिप्लेस करेंगे 1, फिर हम n की जगह रिप्लेस करेंगे 2 और फिर जनाब हम n की जगह रिप्लेस करेंगे 3। तो जनाब सीक्वेंस बन जाएगी हमारे पास 2, 10 और 30। वो कह रहे हैं द लिमिट ऑफ अ डैश सीक्वेंस इज यूनिक। डाइवर्जेंट सीरीज हमेशा इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती है तो वो यूनिक नहीं है बल्कि यूनिक है। तो डाइवर्जेंट सीरीज की हमेशा जो सीक्वेंस होती है वो हमेशा इन्फिनिटी की तरफ जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 में हम इसको कंसिडर करेंगे एज एन एपी जिसमें ए हमारे पास 3 है, डिफरेंस हमारे पास 4 है और जनाब हमसे मांगी गई है nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें तो याद है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जनाब ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह पर हम डाल देंगे 4। तो जनाब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4n माइनस 1। क्या ये बात समझ आ गई है? क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहे हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो देखें इट ऑल डिपेंड्स कि y की अपनी वैल्यू क्या है। अगर y की वैल्यू डिक्रीजिंग है तो ये सीरीज डिक्रीज करेगी, जब डिक्रीज करेगी तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर y की वैल्यू इंक्रीजिंग है तो सीरीज इंक्रीज करेगी, जब इंक्रीज करेगी तो डाइवर्जेंट होगी। तो क्योंकि y एक नंबर नहीं है, हमें पता नहीं है कि उसकी वैल्यू इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसका जो आंसर है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो हम इसको नन कंसिडर करेंगे। जनाब वो कह रहे हैं कौन सी बात ट्रू है, कन्वर्जेंट सीरीज का आंसर यूनिक नहीं आता। Which of the following sequence is divergent to negative infinity? तो जनाब नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ हमें एक ही सीक्वेंस जाती हुई नजर आ रही है, वो मैंने आपके सामने मार्क कर दी है। नेक्स्ट में कह रहे हैं ऐसी कौन सी सीरीज है जो कन्वर्जिंग है। तो ऐसी सीरीज जो डिक्रीजिंग हो उसको हम कन्वर्जिंग कहते हैं, और ऐसी सीरीज जो कि इंक्रीज कर रही हो उसको हम डाइवर्जिंग कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 में लॉग की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है। तो जनाब जो सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, बेसिकली जो डिवाइड हो रहे होते हैं, उनको हम सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। जो डिवाइड हो रहे होते हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं लिमिट ऑफ द सीक्वेंस बता दो। बट जब भी हमें लिमिट ऑफ द सीक्वेंस बतानी हो तो हम पहले जो भी nth टर्म दी गई है हम उसमें इंफिनिटी डाल देते हैं। जब हम इसमें इंफिनिटी डालेंगे तो इसका आंसर आएगा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, जो कि सॉल्वेबल नहीं है और आंसर नहीं है। जब भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आएगा तुम यहां से n या हाईएस्ट पावर को जबरदस्ती कॉमन निकालोगे। तो जनाब यहां से मैं हाईएस्ट पावर को जबरदस्ती कॉमन निकालूंगा। तो जब भी लिमिट में इंफिनिटी पुट करूं, जब भी वो मुझसे लिमिट ऑफ द सीक्वेंस पूछे तो मैं क्या करूं, मैं उसकी nth टर्म में n की जगह पर इंफिनिटी डालूं। अगर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आंसर आए तो मैं हाईएस्ट पावर को ऊपर और नीचे से कॉमन निकाल लूं और उसके बाद फिर अब मैं उसमें इंफिनिटी पुट कर दूं। तो अब जब मैं इंफिनिटी पुट करूंगा तो बेटा समथिंग अपॉन जीरो जो है वो इंफिनिटी के बराबर होता है और 1 अपॉन इंफिनिटी जो है वो जीरो के बराबर होता है। तो इसीलिए मेरा आंसर बचेगा -3/2। क्वेश्चन नंबर 46 में भी यही काम किया जाएगा। क्या यहां तक सबको क्लियर है जनाब? तो जनाब ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1 अपॉन n होल पावर n e के बराबर होता है। तो यहाँ क्योंकि n के साथ पावर m भी लगी हुई है तो हम यहाँ पर e की पावर m अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर e की पावर m आ जाएगा। तो क्लियर है जनाब? यहाँ तक रखते हैं आज के लिए।